तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस क्लास 10 2026-27 का। मतलब ये हमारा चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। और ये चैप्टर जो है ये 2026-27 में आपका कितने मार्क्स का पूछेगा? तो ऑलमोस्ट ये कितने मार्क्स का पूछ सकता है? 8 से 10 मार्क्स का इससे क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना? तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इसका। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ से रिलेटेड है। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें सीखते हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इवन हमारे क्लास 10th के तो बच्चे पढ़ ही सकते हैं, और क्लास 10th के अलावा नॉर्मल कोई भी इंसान इस चैप्टर को पढ़े तो उसको कहीं ना कहीं बहुत सारा नॉलेज गेन होगा। ठीक है, उसको नॉर्मल जो उसके डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, ध्यान से सुनना। ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, एक एक बात गौर से सुनना है कि ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म आपके कितने हैं? एक तो प्लांट्स हैं और दूसरा क्या हो गया? एनिमल्स हो गए। ये बातें समझने में कोई दिक्कत है? एक तो प्लांट और दूसरा क्या हो जाएगा? एनिमल। और अगर हम बात करें तो प्लांट्स और एनिमल क्या है आपका? प्लांट्स और एनिमल की बात करें तो प्लांट्स प्लस एनिमल्स। देखो, सारी चीज़ों को एक एक चीज़ों से रिलेट करके लिखा जाएगा। तो आप अपने कॉपी में, मतलब आपका जहाँ भी जो भी कॉपी हो, उस कॉपी में एक बार हम देख ले कि क्या सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, सब कुछ सही चल रहा है। तो प्लांट्स और एनिमल जो है ना वो, हाँ क्या बोल रहे थे भाई, कि आप अपने कॉपी में उसी ऑर्डर में लिखिए जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल जो है ना ये क्या है एक्चुअल में? प्लांट्स एनिमल की बात करें तो ये हमारे इन्वायरमेंट के बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। और अगर हम बात करें प्लांट्स और एनिमल्स की तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसका क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यूनिट क्या है? सेल है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एनिमल है, प्लांट्स एनिमल बायोटिक कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या है इसका? सेल है। इस बात को समझने में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको ये भी पता होगा ना कि सेल से आपका क्या बन रहा है? टिश्यू बन रहा है। और टिश्यू से क्या बन रहा है? ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा। मतलब मतलब ये समझ में आया कि सर ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म आपके ये तो प्लांट्स और एनिमल हो सकते हैं ना। ये क्या हो सकते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। और ये प्लांट्स और एनिमल जो है ना वो ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है? सेल है। ये बात तो समझ में आ रहा है ना? अब देखना यहाँ ध्यान से कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, उनका एक ऑर्डर है। ठीक है, ये ऑर्डर क्या है कि भाई साहब सेल से टिश्यू, दोबारा लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या? ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, ये इनका स्ट्रक्चरल ऑर्डर है। ऐसे ही है। ठीक है, ये एक ऑर्डर है। और ध्यान से देखना, ये ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए अगला इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि इस ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए हमें लाइफ प्रोसेस की जरूरत है। ठीक है, ये ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए हमें लाइफ प्रोसेस की जरूरत है। अच्छा, तो भाई साहब लाइफ प्रोसेस का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? लाइफ प्रोसेस का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? द स्ट्रक्चरल, एक मिनट, द प्रोसेस दैट मेंटेन स्ट्रक्चरल ऑर्डर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ठीक है। ओहो, ऑर्गेनिज्म का स्पेलिंग कैसे गलत हो गया? ऑर्गेनिजम्स मतलब वैसा ऑर्डर, द प्रोसेस दैट मेंटेन द स्ट्रक्चरल ऑर्डर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो स्ट्रक्चरल ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस नोन एज लाइफ प्रोसेस। क्लियर है बातें?
एकदम नया नया सोचा विचारा हुआ डिफिनीशन है, अभी जस्ट हमने यहाँ से निकाल के लाया है इसको। क्लियर है बातें? अच्छा, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्डर मेंटेन कैसे रहेगा? हाउ स्ट्रक्चरल ऑर्डर मेंटेन, यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है ना कि हाउ स्ट्रक्चरल ऑर्डर मेंटेन। अच्छा, ये स्ट्रक्चरल ऑर्डर मेंटेन है, तो आखिर इसको मेंटेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? ध्यान से सुनना कि स्ट्रक्चरल ऑर्डर मेंटेन होगा किससे? जब हमारे बॉडी के अंदर इंडिविजुअल मूवमेंट एंड होगा, जैसे कि वो इंडिविजुअल मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो हाउ स्ट्रक्चरल ऑर्डर मेंटेन? बाय इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मूवमेंट होंगे तब जाके हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अच्छा, तो फिर इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मूवमेंट किसका किसका? जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करें तो CO2, H2O, O2 हो गए, ग्लूकोज हो गए, etc। मतलब इन सब का अगर मूवमेंट हमारे शरीर में लगातार हो रहा है तब जाके हमारा जो ये ऑर्डर है वो मेंटेन होगा। फील आ रहा है चीज़ों को लेके कि भाई साहब हमारा जो ये शरीर है, जो सेल से बना है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ये जो बने तो ये एक ऑर्डर है। इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें लाइफ प्रोसेस की जरूरत है। और ये ऑर्डर मेंटेन कैसे होगा? जब ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट होंगे, और इसी मॉलिक्यूलर मूवमेंट को करवाने के लिए हमें लाइफ प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब अगला जो है कि आखिर ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? ये हेराइकल ऑर्डर को मेंटेन क्यों किया जा रहा है बार बार? ये तो एक बार में हो गया। तो ये हेराइकल ऑर्डर जो है ना, ये बार बार क्या हो रहा है कि डैमेज हो रहा है। ये बार बार क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है बाय द अफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। यहाँ पे लिखिएगा कि ऑर्डर, एक मिनट, हाँ, ऑर्डर डैमेज ड्यू टू अफेक्ट ऑफ या फिर इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ये ऑर्डर जो है ना वो डैमेज हो रहा है किसकी वजह से? इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट की वजह से। मतलब सर इस इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेज आ रहे हैं इसकी वजह से ये ऑर्डर जो है वो लगातार डैमेज हो रहा है। तो इसी डैमेज्ड ऑर्डर को क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए हमें लाइफ प्रोसेस की जरूरत है। और लाइफ प्रोसेस कैसे होगा? तो जब हमारे बॉडी के अंदर इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मूवमेंट होंगे तब। ठीक है, ये बात भी सर दिमाग में आ रहा है। थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, जैसे जैसे आगे चलेंगे, क्योंकि बेसिक जानना जरूरी है। जैसे जैसे आगे चलेंगे थोड़ा थोड़ा फास्ट होते चलेंगे। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट कैसे पॉसिबल है और बेसिकली मेंटेन कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस में आखिर हो क्या रहा है? मेंटेनेंस में आखिर हो क्या रहा है? तो भाई साहब लाइफ प्रोसेस में, ओहो कलर चेंज कर लो, लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस में मेंटेनेंस हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है? मेंटेनेंस जॉब है। मेंटी हे मेंटी लिखा गया, सेंटीमेंटी, मेंटेनेंस जॉब है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस मेंटेनेंस जॉब है। क्यों मेंटेनेंस जॉब जरूरत है? फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द, मतलब मेंटेनेंस जॉब है ये बेसिकली किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? तो फॉर, बात तो बराबर है ना, फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है चीज़ें, बस थोड़ी सी पेशेंस रख के दोबारा देख लेना है इसको। शुरू एक बार फिर से करते हैं, थोड़ा सा लेट लगेगा हमें लेकिन चीज़ें समझ में आएगी। लाइफ प्रोसेस में हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। प्लांट्स एनिमल बायोटिक कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट उसका क्या है? सेल है। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बने, और ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। अब हमने देखा क्या
कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ये सारी जो है ये एक ऑर्डर है, और इसी ऑर्डर के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है। तो भाई साहब लाइफ प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं, तो इसी ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। और ये स्ट्रक्चरल ऑर्डर मेंटेन कैसे होगा, जब मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे बॉडी में होगा। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों हो रहा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए और रिपेयरिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो सर डिफिनीशन लाइफ प्रोसेस का क्या लिखें, लाइफ प्रोसेस का डिफिनीशन आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस का डिफिनीशन ये हो जाएगा। अब चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आखिर जो हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस कौन कौन है, प्रोसेस कौन कौन है। तो पहला हमारा हो जाएगा न्यूट्रिशन, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन। भाई साहब खाना पीना तो खाना है ना। सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ एक्सक्रीशन। ये प्रोसेस जरूरी है मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है रिपेयरिंग के लिए। नेक्स्ट देखना ध्यान से, नेक्स्ट देखना ध्यान से कि सर ये प्रोसेस के अलावा भी कुछ विजुअल मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें विजुअल मूवमेंट की, जैसे कि ग्रोथ लॉन्ग टर्म में लेकिन दिखता है, ठीक है। दूसरा रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, टू स्टिमुलाई, ठीक है। थर्ड रिप्रोडक्शन, फोर्थ लोकोमोशन, ठीक है। फिफ्थ न्यूट्रिशन, सिक्स रेस्पिरेशन, सेवन ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन, ठीक है। अब सुनना ध्यान से कि सब विजुअल मूवमेंट की बात करें तो जैसे कि ग्रोथ है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिप्रोडक्शन है, लोकोमोशन है। सर ये सारे जो है ना, ये सारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो ये वो पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि समथिंग अलाइव है। दैट आर द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज नॉट द पैरामीटर ऑन विच वी डिसाइड समथिंग इज अलाइव और समथिंग इज नॉट अलाइव, ठीक है। लेकिन ये पैरामीटर हैं, ये जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन हो रहा है, ये किस चीज के लिए हो रहा है, फॉर मेंटेनेंस फॉर मेंटेनेंस। और ये मेंटेनेंस क्यों हो रहा है, ये मेंटेनेंस क्यों हो रहा है, ऑर्डर के ऑर्डर, स्ट्रक्चरल ऑर्डर को, फॉर मेंटेन स्ट्रक्चरल ऑर्डर, स्ट्रक्चरल ऑर्डर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और ये स्ट्रक्चरल ऑर्डर कैसे मेंटेन होंगे, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से। क्लियर है बातें। और इसी मॉलिक्यूलर मूवमेंट को कराने के लिए हमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन की जरूरत है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड द environment, outside the environment to inside for proper function of living organism,
टेढ़ा हो गया क्या? टेढ़ा हो गया तो इसको सीधा करो ना। प्रॉपर फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब सर यहाँ पे तो सर फूड आ गया ना। फूड क्या है? फूड क्या है? तो सबसे पहले तो फूड क्या क्या चीज़ें हो सकती है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है, तो एक तो इनऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है ना? अच्छा, ये फूड आ कहाँ से रहा है? आउटसाइड से आ रहा है। आउटसाइड फ्रॉम बॉडी। बॉडी के आउटसाइड से आ रहा है। देखिए, अगर आप पूरे लेक्चर को देखेंगे तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि हमारा ऐसा है नहीं कि जो भाई साहब हम लगातार आए पीपीटी खोल के ऐसे ऐसे स्लाइड घुमा रहे हैं। नहीं, हम स्लाइड नहीं घुमा रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट चीज़ों को समझा रहे हैं। ठीक है? बार बार चीज़ों को एक दो बार रिपीट किया जा रहा है। तो स्लाइड घुमाने की बात यहाँ नहीं है, यहाँ पे हम समझा रहे हैं चीज़ों को लेके, तो थोड़ा बहुत आपको पेशेंस बना के रखने हैं और एक दूसरे को रिलेट करते चलना है। तो फूड कहाँ से आ रहा है? आउटसाइड फ्रॉम बॉडी। और फूड क्या हो सकता है? इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ से एक चीज़ें समझ में आया कि सर ऑर्गेनिक मैटर पे जो डिपेंड है ऑर्गेनिज्म, वो कंज्यूमर हैं। ऑर्गेनिक मैटर पे जो डिपेंड है वो क्या है? कंज्यूमर है। और कंज्यूमर को ही तो क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है? कंज्यूमर को ही तो क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप। मतलब कंज्यूमर क्या है? डिपेंड्स ऑन अदर। कंज्यूमर क्या है? नॉट सेल्फ डिपेंडेंट। नॉट सेल्फ डिपेंडेंट। और तो हेट्रोट्रॉप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। हेट्रोट्रॉप क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है? ये किस पे डिपेंड है? ऑर्गेनिक मैटर पे। ठीक है? और हेट्रोट्रॉप की बात करें तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड है? तो भाई साहब, हेट्रोट्रॉप में आपका आ गया होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स। ठीक है? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि हेट्रोट्रॉप्स हैं, और ये किस पे डिपेंड है? ऑर्गेनिक मैटर पे। ठीक है? ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेंड कहाँ से हुआ? ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेंड कहाँ से हुआ? ठीक है ना? तो ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है ना? कैसे प्लांट्स? फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। कैसे प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है? ऑर्गेनिक मैटर किससे ऑब्टेन हुआ? ग्रीन प्लांट से। क्लियर है बात है? तो फिर सर ये ग्रीन प्लांट किस पे डिपेंड है? ग्रीन प्लांट किस पे डिपेंड है? ग्रीन प्लांट डिपेंड है आपका इनऑर्गेनिक मैटर पे। ग्रीन प्लांट और इनऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड कौन है? तो ग्रीन प्लांट्स डिपेंड किस पे? इनऑर्गेनिक मैटर पे। तो चीज़ों को समझिएगा ध्यान से कि ग्रीन प्लांट डिपेंड है इनऑर्गेनिक मैटर पे, और इनऑर्गेनिक मैटर पे जो ग्रीन प्लांट डिपेंड है, उस ग्रीन प्लांट पे डिपेंड है कौन? कंज्यूमर। और कंज्यूमर हमारा है होलोजोइक, पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स। ठीक है? तो ग्रीन प्लांट को हम जो ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड्स ऑन इनऑर्गेनिक मैटर। अब सवाल यही आता है ना कि ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर, ऐसे ऑर्गेनिक जो कि डिपेंड है किस पे? इनऑर्गेनिक मैटर पे, उसे हम कहेंगे क्या सर? ऐसे ऑर्गेनिक जो कि डिपेंड है इनऑर्गेनिक मैटर पे, उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। सर यहाँ से एक डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इनऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड है, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉप्स। उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। क्लियर है बातें? क्लियर है बातें? मतलब ऑटोट्रॉप इनऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड है, यानी कि एक चीज़ें तो समझ में आया कि सर ये इनऑर्गेनिक मैटर क्या क्या हो सकता है? जैसे, ओहो, ये इनऑर्गेनिक मैटर क्या क्या हो सकता है? CO2, H2O, सनलाइट, ये सारे क्या हो गए? इनऑर्गेनिक मैटर हो गए। और इसी इनऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट पे डिपेंड है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है? हेट्रोट्रॉप है। हेट्रोट्रॉप में होलोजोइक, पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स। क्लियर है बातें? क्लियर है सारी बातें? ठीक है? एक बात और कि सर ये जो होलोजोइक है ना, होलोजोइक है,
ये फिर आपके हर्बी हो जाते हैं, कार्नी और ओमनी। ठीक है, एक बात और बता ही रहे हैं तो बता देते हैं ना, क्या दिक्कत है। हेट्रोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन किस पे, ऑन ऑटोट्रॉप्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अच्छा तो सवाल आता है कि सर ग्रीन प्लांट्स भी हेट्रोट्रॉप है क्या? नहीं, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप है, लेकिन और सारे प्लांट भी हेट्रोट्रॉप है, बिल्कुल और सारे प्लांट्स भी, सॉरी सॉरी क्या बोला हमने, कि ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप है, लेकिन कई सारे ऐसे प्लांट है जो कि हेट्रोट्रॉप है। क्लियर है बातें? ये सारी बातें हो गई हमारी, अच्छे से हो गई, सब कुछ समझ में आ रहा है ना? चलो, ऑटोट्रॉप की बात करें तो ऑटोट्रॉप में हमें किसके किसके बारे में पढ़ना है? तो ऑटोट्रॉप में पहला तो डिटेल में पढ़ना है ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना, इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है। और एक और याद रखिए, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक्चुअल में, साइनोबैक्टीरिया को एक और नाम देते हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम देते हैं इसको? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर है बातें? स्टार्ट करते हैं ग्रीन प्लांट्स के। क्या क्या चीज़ें इसके बारे में हमें पता है? ग्रीन प्लांट एक पता है हमें कि सर ये ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स है, किस पे डिपेंड है? डिपेंड्स ऑन इनऑर्गेनिक मैटर, ये पता है। मैटर इसका फूड क्या है? फूड आपका इसका इनऑर्गेनिक मैटर है, जैसे CO2, H2O, सनलाइट, ये सारे इसके फूड है। ठीक है, क्लियर है बातें? कोई तकलीफ वाली बात इसमें नहीं है। अरे भाई आवाज़ क्या कर रहा है? आवाज़ क्या कर रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे अगर हम बात करें, आगे हम बात करें तो ग्रीन प्लांट जिस प्रोसेस से इनऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करता है, दैट प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो भाई साहब एक टॉपिक आ गया, हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, the process by which green plant acquire inorganic food, inorganic matter for preparing food, preparing food, inorganic matter को एक्वायर करता है फॉर प्रिपेयरिंग फूड, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्लियर है बात है? अब सवाल आता है कि सर फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? तो फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस आपका होगा सबसे पहला, फोटोसिंथेसिस अकर्स, पहला होगा आपका लीफ के अंदर, लीफ के अंदर। ठीक है ना, कैसे प्लांट? मैच्योर प्लांट, मैच्योर प्लांट। ठीक है, सेकंड, सेकंड आपका स्टेम के अंदर होगा, स्टेम के अंदर होगा। ठीक है, कैसे प्लांट? इमैच्योर। और जीरोफाइट्स की बात करें तो जीरोफाइट्स के भी स्टेम में होगा, क्योंकि उसके स्पाइनी लिप्स होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट अगला अगर हम बात करें तो थर्ड, क्योंकि गार्ड सेल भी आपका क्लोरोफिल होल्ड करता है, तो गार्ड सेल के अंदर भी होगा। गार्ड सेल क्या है? प्रोटेक्टिंग, गार्ड सेल प्रेजेंट इन लीफ। और आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि गार्ड सेल प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, प्रोटेक्टिंग लेयर है आपका स्टोमाटा का। तो हमने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस लीफ, स्टेम और गार्ड सेल के अंदर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, कि सर CO2, H2O, सनलाइट, ये चीज़ें तो क्लियर है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए,
फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल, यहाँ पे लिखना सही होगा क्या, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल क्या है, नेसेसरी है, ठीक है ना। विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, याद रखिएगा बात है कि बिना क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सर क्लोरोफिल क्या है। अच्छा, क्लोरोफिल को जानने से पहले हम ये जान लें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ है। तो हमने बताया कि अभी भाई साहब लीफ के अंदर प्रेजेंट है, तो लीफ के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे नहीं, लीफ के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत हमें देखना है, लेकिन क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट। कैसा पिगमेंट है ये, ग्रीन पिगमेंट, प्रेजेंट इन लिप्स, स्टेम या फिर गार्ड सेल, इन सब के अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लियर है बात है, इन सब के अंदर ये क्लोरोफिल क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो है ना वो आपका, ये क्लोरोफिल जो है वो किसके अंदर है, मतलब प्रेजेंट तो है इन सब के अंदर, बट क्लोरोफिल एक्चुअल में आपका जो सेल ऑर्गेनस है वो किस सेल ऑर्गेनस में प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है फिर, डबल मेम्ब्रेन लेयर दैट होल्ड क्लोरोफिल, दैट होल्ड क्या चीज, क्लोरोफिल। डबल मेम्ब्रेन लेयर, देखो बार बार हम तुम्हारे तरफ नहीं घूम रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ो नहीं। अक्सर होता है ना कि हंसी मजाक की बउआ की हालचाल, तो ऐसी बातें नहीं है, हम कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम आपका जितना टाइम वेस्ट करेंगे आपसे बातचीत करने में, आपको हंसी मजाक करवाने में, उतना ज़्यादा आपका ये लेक्चर बड़ा होते जाएगा। तो चीज़ों को ध्यान से देखिए, क्लोरोप्लास्ट क्या, डबल मेम्ब्रेन लेयर दैट होल्ड क्लोरोफिल। एंड क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो किसके अंदर प्रेजेंट है, तो मीजोफाइल, मीजोफाइल है, जो कि लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे मीजोफाइल आएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिला कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन लेयर है जो कि क्लोरोफिल को होल्ड कर रखा है, ठीक है। एक्चुअल में क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल इज द एब्जॉर्बर ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल क्या है आपका, हरा से लिख देते हैं ना, हरा से लिखना जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई साहब हरा से लिखेंगे, क्लोरोफिल हरा कलर का है। क्लोरोफिल एब्जॉर्बर ऑफ किसका, एब्जॉर्बर ऑफ सनलाइट। और सनलाइट में क्या, तो सनलाइट जो है ना वो वाइट कलर का है, कैसा है, सनलाइट कैसा है, वाइट है। और वाइट कलर जो है ना वो क्या है, बैंड ऑफ 7 कलर, 7 कलर का ये बैंड है। और इस 7 कलर के बैंड में जो आपका ब्लू और प्लस रेड, इस लाइट को क्लोरोफिल क्या करता है, गुड एब्जॉर्बर। कौन है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ब्लू और रेड का गुड एब्जॉर्बर है, एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ ग्रीन, गुड एब्जॉर्बर क्लोरोफिल और गुड ब्लू और रेड का। और यहाँ पे जो ग्रीन है, ग्रीन का गुड रिफ्लेक्टर है, गुड रिफ्लेक्टर है, ग्रीन का ये गुड रिफ्लेक्टर है, और ब्लू और रेड का ये गुड एब्जॉर्बर है। इसकी वजह से ही क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। वाई द कलर ऑफ क्लोरोफिल इज ग्रीन, बिकॉज क्लोरोफिल इज द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ ग्रीन कलर। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ना कि वाई द कलर ऑफ क्लोरोफिल इज ग्रीन, क्लोरोफिल का कलर क्यों ग्रीन है, तो भाई साहब क्लोरोफिल का कलर इसलिए ग्रीन है क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर है, किसका, किसका,
ब्लू और रेड का, और गुड रिफ्लेक्टर है किसका, ग्रीन का। क्लियर है बातें, क्लियर है बातें। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा कि सर हम बात कर रहे हैं मैच्योर प्लांट की, किससे बात करेंगे, मैच्योर प्लांट की। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th लेवल पे हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस किसके अंदर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस इन, सिंथेसिस इन लिप्स। किसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लिप्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, लिप्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में हम ज़्यादा स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, हम देखते हैं क्या, यहाँ पे लीफ को देख लो, लीफ को देख लो, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लेमिना। और लीफ के पार्ट की बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि सर टाइम ज़्यादा लगेगा और लीफ के पार्ट को जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ये लेमिना है, और लेमिना क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लीफ। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लीफ जो है वो लेमिना है, और इसी लेमिना के बारे में हमें बात करना है क्योंकि हमें क्लोरोफिल का एग्जिस्टेंस उसके अंदर दिखेगा। अगर हम बात करें कि इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो डिटेल हमें नहीं जानना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके अंदर में आपको एक तो डबल लेयर, डबल लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस क्या है, सरफेस टिश्यू। एपिडर्मिस, डबल लेयर एपिडर्मिस, हम मान के चलते हैं कि भाई साहब ये आपको पता होगा कि एपिडर्मिस क्या है, सरफेस टिश्यू। और डबल लेयर एपिडर्मिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोअर एपिडर्मिस जो है, कौन है, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस जो है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे, वहाँ पे क्या होगा कि गैप होगा, गैप होगा, वहाँ पे गैप होगा, और उसी गैप को क्या बोलते हैं, स्टोमाटल पोर। उसी गैप को क्या बोलते हैं, स्टोमाटल पोर। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में डबल लेयर्ड एपिडर्मिस होगा, और क्या क्या हो सकते हैं, और क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि सर इसके अलावा मीजोफाइल दिखेगा, मीजोफाइल, और मीजोफाइल के अंदर में आपको क्या दिखेगा, मीजोफाइल के अंदर में आपको दिखेगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में दिखेगा आपको क्लोरोफिल। इसी की बात ना कर रहे थे, क्लोरोप्लास्ट आपका डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा दिखेगा, आपको एनसीईआरटी खोल के देखेगा उसमें दिखेगा, और इस डबल लेयर स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ आपको कुछ इस टाइप का दिख जाएगा, ग्रीन पिगमेंट, पिगमेंट, एंड दैट ग्रीन पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल। उसी ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। आखिर क्लोरोफिल को इतना पढ़ क्यों रहा है भाई, तो क्लोरोफिल ही जरूरी है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। ठीक है, तो 1 मिनट और रुकिएगा क्योंकि हमें कॉल कर लेते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। मोबाइल मेरा किधर गया, एक आदमी को बुलाना था हमको, तो आपको कॉल करना ज़रूरी है। रुक जा, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट होल्ड करना है। आदमी फ़ोन नहीं उठा रहा है। चलिए, जब तक फ़ोन कर रहे हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट जो बातें हैं
वो हमें किसके बारे में पढ़ना था? फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। अब इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हमने क्या बोला अभी जस्ट? सर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछता है, नहीं उठाया भाई। इवेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट का क्या हो जाएगा यहाँ पे? अरे बताइए चचा, सनलाइट का क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसका होगा? सनलाइट का होगा, ठीक है ना भाई। क्लोरोफिल, अभी तो देखा था ना हमने कि क्लोरोफिल की वजह से ही तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अब क्या है दूसरा? दूसरा क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो अब भी कॉल किया आदमी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सर आइए ना, हेलो, आइए ना सर, हेलो, आइए ना, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्लियर है बातें? तीसरा पॉइंट देखिएगा भाई, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा? केमिकल एनर्जी में होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, फोर्थ नंबर, रिडक्शन ऑफ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर है बातें? तो ये चार पॉइंट है, आपको गांठ बांध कर याद रखना है, सीबीएसई हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है। अगर नहीं पूछेगा तो फिर जो मन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भाई साहब, ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम हैकर हो गए, ना ना, एग्जाम हैकर उकर नहीं है, गलत वाला बात। पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट मैनिपुलेशन से ज़्यादा क्या है ना कि कंटेंट ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ना है, रिलेट करना है, गेन करना है नॉलेज। एक ही डिफिनीशन तीन तीन बार, चार चार बार लोग एक ही डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे, मतलब रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ना है। आपको बताते पूरी तरीके से हमने एनसीईआरटी को रिसर्च किया है। हो सकता है कि हमसे बेटर कंटेंट, हमसे अच्छी चीज़ें लोग देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हमने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि सर क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे क्या आता है ना कि सर एक चर्चा किया था हमने स्टोमाटा का, हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। बस लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, स्टोमाटा। स्टोमाटा की बात करें तो स्टोमाटा क्या है? टाइनी ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीफ के सरफेस पे टाइनी ओपनिंग। एक पीछे छूट गया, 2 मिनट रुक जाना कि सर एक नोट में क्या याद रखेंगे बातें? नोट में क्या याद रखेंगे कि आपका जो फोटोसिंथेसिस है, इट इज नॉट द वन टू वन प्रोसेस, इट इज नॉट वन टू वन प्रोसेस, इट इज स्लो प्रोसेस। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रो लिखा गया, फोटोसिंथेसिस इज द स्लो प्रोसेस। भाई साहब 1 मिनट रुक जाना, देख लेते हैं हम साउंड। एक दिन अंकित से पूरा रिकॉर्ड कर लिए हैं और साउंड उनका सही से नहीं चल रहा था, तो हाँ साउंड हमारा तो सही से चल रहा है। फोटोसिंथेसिस इज द स्लो प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कार्बन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो फोटोसिंथेसिस कैसा है? स्लो प्रोसेस है, इट इज द स्लो प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो यहाँ से एक चीज आता है हमारा जीरोफाइट्स। किसकी बात करते हैं हम? जीरोफाइट्स की, ठीक है।
जीरोफाइट्स की बात करें तो ये क्या है आपका, डेजर्ट प्लांट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है ना, कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है दिन में, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे। ठीक है, दिन के अंदर ये क्या परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस। शायद 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग, सर आ गए हैं सर। अरे बाप रे, ऐसा। हेलो, ठीक है, करते हैं थोड़ी देर में क्या। तो ये क्या है आपका, देखो सर आए हैं, सर आएंगे 2-3 दिन के बाद, यहाँ पे भी तुमको दिखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, जीरोफाइट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे। दिन के दिन में ये क्या, दिन के समय ये क्या परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस। बट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ओपन स्टोमाटा ड्यूरिंग नाइट। सर ये क्या बात बोल दी है, कि स्टोमाटा को ओपन कब कर रहा है, नाइट के टाइम पे। फोटोसिंथेसिस कब परफॉर्म कर रहा है, दिन के टाइम पे। अच्छा, तो मतलब फोटोसिंथेसिस रात के टाइम पे ये परफॉर्म नहीं कर सकता था, अगर स्टोमाटा ओपन होगा तभी जाके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा। क्योंकि क्या है ना, कि एक तरीके से क्या है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो उसे ट्रांसपिरेशन करना पड़ेगा, और ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमाटा क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए कि ओपनिंग स्टोमाटा ड्यूरिंग नाइट। अब नाइट के टाइम पे ये स्टोमाटा ओपन किया तो क्या करेगा, रात के टाइम पे एक्सचेंज ऑफ गैस करेगा, ऑफ गैस। अच्छा, अगर रात के टाइम पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करेगा कब, रात में। अब सवाल आता है कि सर जीरोफाइट कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन रात में क्यों करेगा। क्योंकि अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है दिन के समय, अगर वो स्टोमाटा खोला यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, कि प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वैसे अगर हम डेजर्ट प्लांट को अगर ऐसे उखाड़ के बाहर निकाले तो क्या दिखेगा, कि उसका रूट बहुत पेंट्रेट किया हुआ है सॉइल के अंदर, क्योंकि वो बहुत नीचे से पानी लेता है, बहुत कठिन परिस्थिति में पानी लेता है। और ऐसे समय में अगर ये स्टोमाटा ओपन किया तो बहुत तेज़ी से ट्रांसपिरेशन होगा और सारे वाटर लॉसेस हो जाएंगे। इसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो कब करेगा, कब करेगा भाई, स्टोमाटा जो है सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा आपका रात में। और ट्रांसपिरेशन भी कब करेगा, ट्रांसपिरेशन भी कब करेगा, रात में। क्योंकि स्टोमाटा ओपन होगा तभी जाके आपका ट्रांसपिरेशन होगा। क्लियर है बातें। अच्छा, तो सर एक चीज़ें तो हमें यहाँ पे समझ में आई कि सर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कब क्या लेगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या करेगा, देखो मेरा पैर दर्द कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी पढ़ा रहे हैं, तुम लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा ये, एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। O2 को ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। मतलब डेजर्ट में जो चचा रहते हैं, डेजर्ट में जो चचा रहते हैं, चाहे चाची रहती हैं, चाहे दीदी भैया जो रहते हैं, वो उनके लिए जो प्लांट वनली सोर्स है ऑक्सीजन को निकालने के लिए। तो भाई साहब ये जो प्लांट है ना, ऑक्सीजन को कहाँ से कब निकालेगा, रात के टाइम पे। याद रखना बात है कि ऑक्सीजन रात के टाइम पे निकालेगा और CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। ट्रांसपिरेशन क्या है फिर, आपने बता दिया कि ट्रांसपिरेशन 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 क्या है, तो रिलीज प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर
वो प्रोसेस जिससे कि प्लांट क्या करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज करता है। कब रिलीज करेगा, जब स्टोमाटा ओपन होगा। स्टोमाटा कब ओपन होगा, रात के टाइम पे, 0 फाइट्स के अंदर स्टोमाटा रात के टाइम पे। इससे ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। दिन के टाइम पे आराम से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्जॉर्ब क्या रहेगा उसके उससे क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। क्योंकि दिन के टाइम पे, अच्छा दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस क्यों करेगा, सवाल तो ये भी आता है ना। क्योंकि सनलाइट रात में थोड़ी ना उगता है, सूरज किसी के घर में रात में उगा है क्या, नहीं। फोटोसिंथेसिस स्लो प्रोसेस एंड परफॉर्म कहाँ पे लिखे थे, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे बिकॉज सनलाइट होता है इसकी वजह से। सनलाइट कब होता है, ड्यूरिंग डे। सनलाइट आपका ड्यूरिंग डे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए, इंटर रिलेटेड है सारी चीज़ें। ये बात क्लियर हुआ। अब सर बार बार अटक रहा है ना, क्लोरोफिल हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, इवेंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, बट ये स्टोमाटा पे बार बार बातें अटक रहा है। तो स्टोमाटा के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा तेजी करेंगे इसके अंदर, भूख भी लग गया हमको। टाइनी ओपनिंग, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसको, स्टोमाटा कहेंगे, क्लियर है बातें। अब नॉर्मली क्या है ना कि स्टोमाटा खुलता और बंद होता है, मतलब एक बार तो ओपन होगा, एक बार क्या होगा, ओपन होगा, और दूसरी बार क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। अगर हम नॉर्मली प्लेन लैंड की बात करें, या फिर नॉर्मली हम सब जहाँ नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वहाँ की अगर हम बात करें, तो प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे, ठीक है, पहली बात। दूसरा, ट्रांसपिरेशन अकर ड्यूरिंग डे, डे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर ड्यूरिंग डे, ठीक है। अब प्लेन लैंड में स्टोमाटा जब ओपन होगा प्लांट का, थोड़ा सा देख लेते हैं इधर, ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा, तो ध्यान से देखना। जब ओपन होगा स्टोमाटा तो फोटोसिंथेसिस होगा, रिलेटेड चीजें क्लियर ध्यान से सुनना। फोटोसिंथेसिस होगा तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और जब एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो के प्लस आयंस, ध्यान से सुनना, के प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा इन स्टोमाटा, मतलब सॉरी गार्ड सेल, कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल। और जैसे ही के प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा तो आपका जो गार्ड सेल है, ध्यान से सुनना, गार्ड सेल कैसा हो जाएगा, गार्ड सेल हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कैसे हो जाएगा भाई साहब, के प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो रहा है लगातार, सॉलिड के फॉर्म में के प्लस आयन हो रहा है वहाँ पे, तो होना क्या शुरू हो जाएगा, इंडो ओस्मोसिस, ठीक है। इंडो ओस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा, और इंडो ओस्मोसिस जैसे ही होना शुरू होगा तो क्या हो जाएगा आपका, स्टोमाटा, स्टोमाटा ओपन। और जैसे ही स्टोमाटा ओपन होगा तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस, समझ में आया। और अगला क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन अभी बता चुके हैं, क्लियर है बातें। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग क्लोजिंग, ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा जब, एक मिनट रुक जाओ देखने दो, हाँ ठीक है। आवाज़, एक दिन क्या हुआ था कि अंकेश सर पढ़ाते रह गए 1.5-2 घंटा, और आवाज़ क्या हो गया, फाइनली उनका ख़त्म हो गया था, मतलब माइक जो है ना वो डिस्चार्ज हो गया था ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप होगा, स्टॉप, एटीपी का बनेगा नहीं, नो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, या फिर नो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का फॉर्मेशन
नहीं हो रहा है, K प्लस आयन रिड्यूस फ्रॉम गार्ड सेल, गार्ड सेल से K प्लस आयन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और K प्लस आयन जैसे ही रिड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो गार्ड सेल है ना, ये आपका हाइपरटोनिक ना होके हाइपोटोनिक हो जाएगा। हाइपोटोनिक होगा तो एक्जोस्मोसिस, ठीक है। और एक्जोस्मोसिस अगर होगा तो फिर क्या होगा, एक्जोस्मोसिस होगा तो वही लिख दो ना, स्टोमाटा क्लोज हुआ, नीचे लिख देते हैं स्टोमाटा क्लोज। और स्टोमाटा क्लोज होगा तो क्या होगा, नो एक्सचेंज ऑफ गैस, नो एक्सचेंज ऑफ गैस। और गैस का एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा, गैस का एक्सचेंज नहीं होगा तो नो ट्रांसपिरेशन। और नो ट्रांसपिरेशन का मतलब नो फोटोसिंथेसिस, नो ट्रांसपिरेशन का मतलब नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस होगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, ये बातें क्लियर है, ठीक है। पूरी तरीके से हमने कवर कर लिया, क्या क्या टॉपिक हमने कवर किया है। शुरुआत में लाइफ प्रोसेस कवर किया, डेफिनेशन, इसके बाद इसके प्रोसेस कवर किए, प्रोसेस के बाद न्यूट्रिशन कवर किया, न्यूट्रिशन के बाद ऑटोट्रॉपिक कवर किया, ऑटोट्रॉपिक के बाद ऑटोट्रॉपिक के बाद हमने फोटोसिंथेसिस कवर किया, और फोटोसिंथेसिस के बाद हमने इवेंट कवर किया, और इवेंट के बाद हमने क्लोरोफिल देखा, और क्लोरोफिल के बाद हमने स्टोमाटा देखा। क्लियर है बातें। इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है, तो इवेंट याद रखना है आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग याद रखना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग याद रखना है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बता रहे हैं, वो जो यूट्यूब पर जो आता है ना हैकर तैकर सब, वो सब नहीं है, मतलब बेसिक जो बातें हैं, क्योंकि रिसर्चेज कंटेंट रहते हैं, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिसर्च रहता है। तो इवेंट, ओपनिंग और क्लोजिंग चीज़ें हो गई, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल, ऑटोट्रॉप्स एग्जाम्पल, ये याद रखना है आपको। और ट्रांसपिरेशन याद रखना है। हो गया, बात है ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है अभी तक जो हमने कवर किया, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं।